हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका सीटेट ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास है हिंदी पेडागोजी की सेकंड क्लास, सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर पहले हो चुका है जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा, और जो लोग नहीं देख पाए हैं या अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो है वहां से देख सकते हैं। हिंदी पेडागोजी फॉर सीटेट 2023 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा और जितने भी लेक्चर्स आगे आते रहेंगे वो सारे प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्लास मिस होती है तो वहां पर जाके आप सीरीज से सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा मैथ के भी लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है। इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज जो है सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से आप जो है पूरी सीरीज के साथ में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका हिंदी पेडागोजी का, वो है आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, इतनी बात। अब पढ़ते हैं इनको आगे। तो सबसे पहले तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा, वो भी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट, यानी कि छोटी वीडियो में ज्यादा नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, देखिए तो इनको समझते हैं हम। ओके, चलिए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत का मतलब क्या है। भाषा जो है वो आपकी कोई सी भी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू है, कोई भी है, सभी के लिए सेम सिद्धांत है। फिलहाल हम हिंदी पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो हम हिंदी को एज ए लैंग्वेज यहां पे मान के चलेंगे। ठीक है, रूल एक ही होगा चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, लेकिन अभी हम बात करेंगे हिंदी की। क्लियर। तो जब इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको टीचिंग करते समय, जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे होंगे, भाषा पढ़ा रहे होंगे, आप एक कक्षा में गए, आपकी कोई भी क्लास है, कक्षा 4 है, 3 है, कक्षा 5 है, कोई सी भी क्लास है, तो वहां पे आप टीचिंग करने गए, बच्चों को कोई भाषा पढ़ाने गए हैं, तो इन प्रिंसिपल्स का अगर आप ध्यान रखते हैं या इन प्रिंसिपल को दिमाग में रख करके, अपनी प्लानिंग में रख करके तब आप टीचिंग करते हैं, तो आपकी टीचिंग जो है वो बहुत बेस्ट होती है। और जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो उनका अधिगम बढ़िया होगा, आपका टीचिंग बढ़िया होगी, यानी कि आपका शिक्षण बढ़िया होगा। तो ये इसलिए जो है आपको एक टीचर को जो है ये प्रिंसिपल पता होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है आपका वो है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इसका क्या मतलब है। अभिप्रेरणा का मतलब तो आपको सबको पता है, मोटिवेशन का भी मतलब पता है ना, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये टीचिंग में कैसे काम करता है ये समझने की जरूरत है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है आपका कि आपके जो बच्चे हैं, जब आप अपनी क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आप, चाहे आप एक कहानी पढ़ा रहे हो, चाहे आप कोई कविता पढ़ा रहे हो, या कोई एक आप शब्दावली या कोई भी चीज आप पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपके बच्चे जो हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं वो मोटिवेट होने चाहिए, यानी कि वो अभिप्रेरित होने चाहिए। ऐसा होता है कई बार कि आपके बच्चे जो है मोटिवेट नहीं है और आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो जो आप पढ़ाएंगे वो निरर्थक है, उनको ना तो समझ में आएगा और ना ही वो उसको याद रख पाएंगे लंबे समय तक, तो बिल्कुल भी आपका जो है टीचिंग वहां पे बिल्कुल खराब होगी। तो मेन मुद्दा क्या है, आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं वो सारे मोटिवेट होने चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो मोटिवेशन बनाने के लिए आप अपनी तरफ से रणनीतियां अपनाएंगे एज अ टीचर, टीचर का यही काम है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप बच्चों से आप सवाल जवाब कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्लास में जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक उसी टॉपिक के बारे में बच्चों से बातें करो। बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे, कुछ बच्चों के डाउट्स होंगे, तो कहानी कह लो चाहे आप कोई भी, तो बच्चे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मोटिवेट हो जाएंगे। जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपके बच्चे जो है मोटिवेट हो जाएंगे। कोई भी तरीके और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे को जो है फायदा बता सकते हैं कि लैंग्वेज क्यों सिखा रहे हैं आप बच्चे को, आपके जीवन में भाषा का क्या महत्व होता है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका कोई काम है, तो बिना भाषा के आप नहीं कर पाएंगे, आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते बिना भाषा के। आप किसी व्यक्ति से आपका कोई काम है तो आप उससे इफेक्टिवली कैसे बात करेंगे, आप अच्छे से कैसे बात करेंगे। अगर आप बात नहीं कर पाएंगे तो आपका काम भी नहीं होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो बच्चों को आप जो है बता सकते हैं, बहुत सारी बातें, तो बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, वो टेक्निक्स आपकी होगी कि आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन बच्चा मोटिवेट होना चाहिए तभी आप पढ़ाना शुरू करेंगे। दूसरा क्या है आपका, दूसरा प्रिंसिपल है रुचि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें जो है बहुत समानता होती है, लेकिन इनके बीच में एक लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है। वो क्या है कि रुचि जो है वो अलग है, अभिप्रेरणा अलग है। क्योंकि हमें ये आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि अगर बच्चे अभिप्रेरित हैं तो इंटरेस्ट तो होगा ही, तभी तो अभिप्रेरित होंगे, वरना अभिप्रेरित कैसे होंगे। नहीं, इसमें डिफरेंस है। कैसे है,
यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे मोटिवेटेड हों, यानी कि अभिप्रेरित हों, लेकिन उस चीज को पढ़ने में उनकी रुचि ना हो। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? संभव है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं आप ही लोगों का, तभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे, है ना, तो आप सीटेट को पढ़ने के लिए मोटिवेट हैं, और मोटिवेट नहीं होते तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब मोटिवेशन आपके अंदर है, आपको ये चीज पढ़नी है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मोटिवेट तो आप हैं। क्यों है मोटिवेट? उसकी भी वजह होती है। मोटिवेट इसलिए है क्योंकि आपको पता है सीटेट एग्जाम पास करना जरूरी है हमारे लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको पास करने के बाद हमें नौकरी मिलेगी। एक स्टेप है हमारी ये नौकरी, यानी कि हमारा जो है रोजगार मिलेगा, फिर हमको सैलरी मिलेगी, हमारी आजीविका चलेगी। तो हमें एक टीचर बनना है, इसलिए इस एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वो आपके लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है, तभी आप जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मोटिवेशन तो आपको है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने भी सब्जेक्ट सीटेट में पूछे जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने की रुचि आप में हो। आप खुद ही बताइए कमेंट करके मुझे, बहुत सारे जैसे 5 सब्जेक्ट आपके सीटेट में पूछे जा रहे हैं, तो क्या पांचों पढ़ने का इंटरेस्ट आपको है? नहीं। 2 का होगा, 3 का होगा, एक सब्जेक्ट कैसा होगा जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें 80% बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन पढ़ते हैं फिर भी। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आवश्यकता है। आपको पता है कि हम जो है अगर इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे, हमें नंबर ज्यादा लाने हैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? मोटिवेशन है इसलिए आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, रुचि है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। रुचि नहीं है, मोटिवेशन है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि मोटिवेशन हो सकता है लेकिन रुचि नहीं भी हो सकती। लेकिन आपके लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, आपकी रुचि भी हो और आपका मोटिवेशन भी हो। तो यहाँ पे जब आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो दोनों चीजें होनी चाहिए, अभिप्रेरणा भी और रुचि भी होनी चाहिए। कैसे करेंगे? रुचि के लिए आप टीएलएम इफेक्टिव यूज कीजिए, आकर्षक टीएलएम यूज कीजिए, रंग बिरंगा, जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हों, बच्चे उसको देखना पसंद करें, उसको छूना पसंद करें। आप कोई फिल्म, ऑडियो फिल्म या कोई पीपीटी बना के दिखा सकते हैं, या कि उसी टॉपिक पे कहानियों की आजकल वीडियोस दिखाते हैं। स्कूलों में आजकल डिजिटल बोर्ड या आपके प्रोजेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप उनको जो है उसके द्वारा पढ़ाइए, उन्हें कोई कहानी सुनाइए, कोई कविता सुनाइए, उनसे बातचीत कीजिए, ताकि उसमें जो है उनका इंटरेस्ट आ जाए। तो इंटरेस्ट आप पैदा करेंगे एज अ टीचर, ये आपका ही काम है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हुई। आगे नेक्स्ट आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, एक्टिवनेस का सिद्धांत। ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आप सब लोग अगर टीचर हैं तो आप सब अच्छे से समझते हैं। सभी बच्चे एक्टिव होना जरूरी है। एनसीएफ भी बोलता है, एनईपी भी बोलता है, और जितने भी लोग आपने पढ़े होंगे साइकोलॉजी के, सब ये कहते हैं कि आपका बच्चा एक्टिव होना जरूरी है। अगर बच्चा एक्टिव नहीं है, आप आए कक्षा में, लेक्चर दिया, कोई भी टॉपिक किताब में जो था उसको पढ़ के सुना दिया, बच्चों को लिखवा दिया और चले गए, ये तरीका आपका काम नहीं करता। इसको हम टीचिंग मानते ही नहीं है, ये टीचिंग है ही नहीं। जब तक आपका बच्चा उसमें इंक्लूड ना हो जाए, अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें इंक्लूड हो, अगर आप कोई कहानी सुना रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, वो बीच में सवाल करनी चाहिए। अगर आप कोई कहानी सुना रहे हैं कि शेर गीदड़ के पीछे भाग रहा था, गीदड़ जो है एक झाड़ी में छुप गया, लेकिन शेर उसको देख नहीं पाया, बच्चे पूछें क्यों नहीं देख पाया, शेर क्यों नहीं ढूंढ पाया उसको। तो अगर बच्चे आपके सामने से सवाल कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसका मतलब बच्चे एक्टिव हैं। और अगर नहीं दे रहे हैं तो बच्चे एक्टिव नहीं है। तो बच्चे एक्टिव होना जरूरी है, और वो आपका काम है एज अ टीचर कि आप बच्चों को एक्टिव करें। अगर एक भी बच्चा, 30 बच्चे क्लास में है, 29 बच्चे एक्टिव है, एक बच्चा एक्टिव नहीं है, तो क्लास आपकी फेल हो जाती है। ठीक है, टोटल बच्चे एक्टिव होने चाहिए। जीवन से संबंध का सिद्धांत, जब आप भाषा पढ़ा रहे हो या भाषा के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी आप पढ़ा रहे हो, 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, तो आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट यहां पे पढ़ा रहे हो, तो उसका संबंध क्या है, आप जीवन से उसका संबंध जोड़ के पढ़ाएंगे। ये चीज तो हम रोज पढ़ते हैं, जब भी हम सीटेट की क्लास करते हैं तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके आ ही जाता है बीच में 1-2। तो जीवन से संबंध अगर जोड़ते हैं हम किसी भी चीज का, तो वो चीज हम जो है बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं। और अगर उसका संबंध आप जीवन से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर हम उस चीज को जल्दी भूल जाते हैं। ये आपका जो है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके जो है तथ्य दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट है आपका आवृत्ति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब यह है कि आवृत्ति मतलब दोहराना, यानी कि दोहराने का मतलब ये हो सकता है मूल्यांकन भी हो सकता है आपका। तो कहने का मतलब यह है कि अभ्यास हम इसको कहते हैं। अगर इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज जो है वो आपका किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर आप किसी भी चीज को
अभ्यास करते हैं तो आपका साहचर्य बना रहता है। जो आपका उद्दीपन है और आपकी प्रतिक्रिया है उसके बीच में साहचर्य बना रहेगा, संबंध बना रहेगा और आप उस चीज को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। अगर आप उसको जो है अभ्यास करना छोड़ देंगे तो उसमें जो है आपका संबंध जो है, जो साहचर्य है वो टूट जाएगा और आपकी विस्मृति यानी कि भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो चीज आज आपने पढ़ाई है बच्चों से वो आप उसके बारे में कल भी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उसका जिक्र करेंगे। पूरी क्लास नहीं दोहराएंगे लेकिन उसका छोटा सा जिक्र करेंगे। बच्चों से कुछ सवाल कर लीजिए। उसके अलावा 3-4 दिन गुजर गए हैं, फिर से उसके बारे में कुछ जिक्र कर लीजिए। 1 हफ्ता गुजर गया है तो आप उसका एक छोटा सा टेस्ट भी बच्चों का ले सकते हैं, बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। तो ये होता है अभ्यास। ये आपके लिए जरूरी है बच्चों को लंबे समय तक वो कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए। पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट को कहते हैं। रीइंफोर्समेंट होता है एक तरह से इनाम देना। क्या होता है? इनाम या पुरस्कार देना। अब पुरस्कार जो है वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं शाब्दिक पुरस्कार और कुछ होते हैं आपके वास्तविक या ठोस पुरस्कार। तो वास्तविक वो होते हैं जैसे कि आपने बच्चों को एक चॉकलेट दे दी खाने के लिए, या बच्चों को एक गिफ्ट दे दिया, पेंसिल दे दिया आपने, अगर उसने कोई अच्छा काम किया। शाब्दिक ऐसे होते हैं कि बच्चे ने अगर कोई अच्छा काम किया, आपने उसकी तारीफ की, आपने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। इस तरह से जो है आप शाबाशी देते हैं, वो आपका शाब्दिक में आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि पुनर्बलन के टाइम पे आप उनको गिफ्ट ही दें या पुरस्कार की चीज दें, खाने की चीज दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप उनको सिर्फ शाबाशी दें, आप उनको बोल करके उनका मनोबल बढ़ाएं, वो सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। मतलब खाने पीने की चीजें और जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, इनसे ज्यादा इफेक्टिव होता है आपका शाब्दिक पुरस्कार। वो ज्यादा मायने रखता है। आपने खुद भी फील किया होगा बचपन में। तो आप जब भी कोई बच्चा कोई काम करता है अच्छा, जैसे कि उसने कोई कविता याद करके आपको बताई है, सुनाई है, या उसने जो चीज आपने लिखने के लिए की उसने बहुत अच्छे से उसको लिख करके आपको दिखाया है, तो आप उसकी तारीफ कीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए। ये आपका जरूरी है। ठीक है। उसके बाद करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें आप सब लोग इस बारे में समझते हैं कि सभी बच्चों के लर्निंग स्टाइल जो है वो अलग अलग होते हैं। तो आपको अलग अलग पैटर्न अपनाने पड़ते हैं, अलग अलग विधियां अपनानी पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुन करके ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। मान लीजिए कोई एक कहानी सुनानी है आपको, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे आपने बोल करके कहानी सुना दी, उनको समझ में आ गई। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको चित्र दिखाना पड़ेगा तब उनको समझ में आएगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपको वीडियो ही दिखाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। तो उनके लिए आप विभिन्न प्रकार की क्या है शैली या विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां इस्तेमाल करते हैं। टीएलएम भी आप जो है ज्यादा इस्तेमाल करते हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक है। उसके बाद बात करें तो निश्चित उद्देश्य या पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, यानी कि जो भी चीज आप पढ़ा रहे हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को मत बताओ, लेकिन आपको उसका जो है एक उद्देश्य पता होना चाहिए। जैसे कि आप एक कविता बच्चों को पढ़ा रहे हैं भाषा में, तो उस कविता पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है? अगर आपका उद्देश्य ये है कि मुझे एंटरटेनमेंट करना है, बच्चों का मनोरंजन करना है आज, क्योंकि वो भी जरूरी है, वो भी एजुकेशन का ही पार्ट है, तो आपका मेन उद्देश्य क्लियर है। आप जब स्कूल में जब क्लास में एंटर कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्लियर है कि आज मुझे बच्चों का एंटरटेनमेंट करना है, बात खत्म। लेकिन क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उद्देश्य मेरा है क्या, क्यों मैं पढ़ाने जा रहा हूं इस चीज को। आपका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि मुझे बच्चों की शब्दावली बढ़ानी है, इस कविता के माध्यम से बहुत सारे नए शब्द सीखेंगे बच्चे, या उनकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। जब मैं कोई कविता सुनाऊंगा तो उसके बारे में इमेजिन करेंगे बच्चे, तो उनकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। तो आपके उद्देश्य एकदम क्लियर होने चाहिए कोई भी चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं। नियोजन का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, पढ़ाने से पहले प्लानिंग जरूरी है। इसमें लेसन प्लान जो है वो इसी का एक हिस्सा है। हम पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें इतने मिनट की क्लास करनी है, इतने मिनट में ये वाला पार्ट इतनी मिनट में करना है, मुझे पहले इंट्रो देना है, फिर बच्चों से बातचीत भी करनी है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है, फिर इसके उदाहरण भी देने हैं, फिर लास्ट में 5 मिनट में मुझे उनका निदानात्मक मूल्यांकन भी करना है। तो सारा का सारा प्लानिंग पहले आपकी हो जानी चाहिए। कौन कौन से मटेरियल मुझे लेके जाने हैं क्लास में, तो ये सारी प्लानिंग आपकी पहले होनी चाहिए। कक्षा में एंटर करने से पहले आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। उसके बाद सहानुभूति का सिद्धांत, यहाँ पे इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। सहानुभूति का मतलब सिंपैथी होता है। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि जैसे किसी को कोई तकलीफ है, कोई दुख है, या किसी को चोट लगी है, तो हम उसको ये कहते हैं भाई मैं समझ सकता हूँ आपको किस तरह से दुख हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल इस तरह की जो है वो हम सिंपैथी मानते हैं उस चीज को। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के साथ में आप सिंपैथी करते भी नहीं है। जैसे कि आपकी क्लास में कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो क्या आप उसको अलग से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत उसको पहले ही महसूस करा दिया कि तू तो डिसेबल्ड है? ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी। सहानुभूति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है, ये सहानुभूति जो है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है सह
एक होता है अनुभूति। सह का मतलब होता है उसके जैसा, मतलब समान, बिल्कुल समान। और अनुभूति का मतलब होता है महसूस करना, है ना, एक्सपीरियंस करना, मतलब उसके जैसा महसूस करना। किसके जैसा महसूस करना? बच्चे के जैसा महसूस करना। यानी कि कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कि संज्ञानात्मक विकास के पे आते हैं हम, कि बच्चे की जो समझ है वो 4 साल का अगर बच्चा है तो उसकी 4 साल की ही समझ होगी, अगर वो 8 साल का बच्चा है तो उसकी समझ जो है वो 8 साल तक की होगी। वो ये इमेजिन कभी नहीं कर सकता कि 12 साल का बच्चा क्या सोच रहा होगा या 18 साल का लड़का या लड़की क्या सोच रही होगी, ये कभी इमेजिन नहीं कर सकता वो बच्चा। लेकिन आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 22 साल के हैं, तो आप तो इमेजिन कर सकते हैं ना कि 12 साल का बच्चा क्या सोच रहा होगा, क्योंकि आप उस फेज से गुजर के आ चुके हैं और आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बहुत हाई हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका 8 साल का बच्चा क्या सोच रहा होगा, या उसकी शब्दावली कितनी होगी, या वो किस कॉन्सेप्ट को किस उदाहरण से समझ सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो जब बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो ये महसूस करना कि उस एज का बच्चा क्या सोच रहा होगा, उसकी जो है कल्पना शक्ति कितनी होगी, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा, ये सोच करके पढ़ाना। क्योंकि यहां पर भी मैं आप लोगों को अगर पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि आप लोग किस लेवल पे जाके इस चीज को समझ जाओगे, क्योंकि यहां पे मुझे बहुत डाउन लेवल पे, ये नहीं कि मुझे जो है मैं 15 साल के बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है। क्योंकि अगर मैं 15 साल के बच्चों को पढ़ा रहा होता तो इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का तरीका मेरा बदल जाता। बिल्कुल मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे पता है आप लोग जो है वो 22 साल से 30 साल के बीच के एज ग्रुप के हो, यानी कि सभी लोग जो है वो परिपक्व हो। तो मुझे पता है कि आप लोगों को किस तरह से जो है चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है इतनी बात? तो एक टीचर को आपको ये महसूस करना कि आपके बच्चा क्या सोच रहा होगा, किस लेवल पे है, उसी को हम कहते हैं सहानुभूति का सिद्धांत। और तभी आपकी टीचिंग जो है उस लेवल पे जाके वो बच्चे समझ पाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ये चीजें आपको क्लियर होगी। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आसान तरीके से और क्या ही समझाएंगे, है ना। बहुत अच्छे से मैंने बिल्कुल रिलेट करके समझाया है। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि एक ऐप है हमारा ऐसे टीचर अकेडमी नाम से ही, उसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर आपको पता है सबको मोबाइल में होता है। मोबाइल ऐप किसे कहते हैं ये भी आपको पता है। तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पे लिख के सर्च करेंगे, जो चैनल का नाम है हमारा SA टीचर अकेडमी, वहां पे आपको ऐप मिलेगा, उस पे मेरा फोटो लगा हुआ है, वो डाउनलोड आप करेंगे। वहां पे आपको सारी क्लासेस के जितनी लाइव क्लासेस होती हैं उसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा कॉम्बो पैक जो पेड नोट्स है सीटेट के वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, और अदर एग्जाम्स की भी। तो टेस्ट सीरीज होगी वहां पे, मॉक टेस्ट होंगे, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हो रही हैं। तो सभी लोग जाके उस ऐप को डाउनलोड कर लें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और नोट्स सभी लोग खरीद लेना वहां से, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है आपके लिए। सीटेट के पूरे कंप्लीट नोट्स वहां पे पड़े हुए हैं, तो वहां से जाके आप सीटेट के नोट्स डाउनलोड करो। फर्स्ट पेपर के अलग है, सेकंड के अलग है, SST वालों के अलग है, साइंस वालों के अलग है, सबका वहां पे जो है सेक्शन बने हुए हैं, तो वहां से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।